गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका A1 एकेडमी में। चलिए तैयार है तो टाइम स्टार्ट हो चुका है, 10 बज गए प्यारे बच्चों। क्या आप कहाँ हैं? अभी तक आपका कोई कमेंट नहीं आ रहा है, जल्दी से कमेंट करके बता दें कि कितने बच्चे लाइव आ चुके हैं, है कि नहीं है। चलिए आज का सेशन हम सभी स्टार्ट करते हैं। बड़ी बेसब्री से आज के दिन का इंतजार था। आज हो गया है 2 दिसंबर। इससे पहले की क्लास यानी कल यस्टरडे मैंने आप सभी से बताया था टाइम टेबल के बारे में, आपको याद है कि नहीं है? बिल्कुल याद है। तो देखिए मेरे सारे बच्चे प्रेजेंट है, सिर्फ आप लोग प्रेजेंट नहीं है। जल्दी से प्रेजेंट हो जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर हाय सर कमेंट कर दीजिए। चलिए देखते हैं आज का जो सेशन है पॉलिटिकल साइंस बाय मी, इंटरनेशनल रिलेशन की कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन, चैप्टर 1 पार्ट 1, वेस्ट बंगाल क्लास 12। जितने भी आज क्वेश्चन करवाए जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके सेमेस्टर 4 के लिए, ठीक है। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं बच्चों। देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल रिलेशन की कॉन्सेप्ट एंड पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन। ओके, चलिए आज का आपका ये रहा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरराष्ट्रीय संबंध से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेशनल लॉ? इसका करेक्ट आंसर है ये आप देख सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंध में राष्ट्र, राज्यों, अंतरराष्ट्रीय संगठन तथा समूह के परस्पर संबंधों के अतिरिक्त और बहुत कुछ सम्मिलित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो एक इंटरनेशनल रिलेशन होता है वो राष्ट्र, जो एक राष्ट्र होता है उस राष्ट्र में अनेक राज्य होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बोले तो स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हो गए, ठीक है ये। तथा समूह के परस्पर संबंधों के अतिरिक्त और बहुत कुछ सम्मिलित होते हैं, बल्कि इसके अलावा और काफ़ी सारी चीज़ों में संबंध होता है। ये विभिन्न स्तर पर पाए जाने वाले अन्य संबंधों का भी समावेश करता है। अब ये नहीं बोला गया कि स्टेट का रिलेशन है, क्या बोला गया? इंटरनेशनल रिलेशन बोला गया, यानी एक देश का संपर्क दूसरे देश से है। तो इतनी आसानी से तो नहीं होती है ना प्यारे बच्चों। तो देख सकते हैं समावेश करता है जो राष्ट्र राज्य के ऊपरी और निचले स्तर पर मिलते हैं, यानी राज्य, छोटा राज्य बड़े राज्य से मिलते हैं, बड़े राज्य दूसरे राज्य से मिलते हैं। इस तरीके से एक देश दूसरे देश से आपस में मिलकर संबंध बनाता रहता है। तो ये था हम लोग का इंटरनेशनल रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। स्टैनले हॉफमैन ने अंतरराष्ट्रीय संबंध की परिभाषा किस रूप में दी है? हाउ डिड स्टैनले हॉफमैन डिफाइन इंटरनेशनल लॉ? इसका आंसर है अंतरराष्ट्रीय संबंध उन तत्वों एवं गतिविधियों से संबंधित है जो उनकी मौलिक इकाई जिनमें विश्व बटा हुआ है कि बाह्य नीतियों यानी बाहरी नीतियों एवं शक्तियों को प्रभावित करता है। स्टैनले का कहना था, यानी स्टैनले हॉफमैन का कहना था कि अंतरराष्ट्रीय संबंध उन तत्वों एवं गतिविधियों से संबंधित है। उन तत्व यानी कुछ एलिमेंट्स के द्वारा और कुछ गतिविधियां के द्वारा, डेवलपमेंट के द्वारा आपस में संबंधित होते हैं। जो उनकी मौलिक इकाइयां होती है ना, वो एक देश यानी जिनमें विश्व बटा होता है, एक देश दूसरे से तीसरे से अलग अलग सभी को बटा हुआ होता है, जो बाहरी नीतियां एवं शक्तियों को प्रभावित करते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक देश जब दूसरे देश से रिलेशन बनाता है तो खुद की फायदे के लिए भी बनाता है, उसकी भी फायदा हो। भाई जब हम एक दोस्त दूसरे दोस्त से दोस्ती करते हैं तो क्यों करते हैं? कि आने मतलब मुसीबत आने के समय में वो मेरा हेल्प करे या फिर हम उसका हेल्प कर सकें, है कि नहीं। चलिए थर्ड क्वेश्चन, ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय संबंध की एक परिभाषा दीजिए, ठीक है। गिव अ डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंध का अध्ययन करना ही इंटरनेशनल रिलेशन कहलाता है। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, एक राज्य, दो या दो से अधिक राज्य जब आपस में जुड़ते हैं या रिलेशन बनाते हैं तो किस तौर पे बनाते हैं? देख सकते हो पॉलिटिकल तौर पे बनाते हैं, फिर इकोनॉमिक तौर पे बना सकते हैं, सोसाइटी तौर पे बनाते हैं और अपनी राजनीतिक यानी पॉलिटिकल सिस्टम के संबंध को भी बनाते हैं। यानी इन सभी के द्वारा ही एक देश जब दूसरे देश से आपस में मिलता है तब जाकर के वो एक रिलेशन बनता है, जिसे हम लोग अंतरराष्ट्रीय रिलेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अंतरराष्ट्रीय संबंध का स्वरूप क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन? अंतरराष्ट्रीय संबंध की प्रकृति बहुआयामी
और गतिशील हैं, जो प्राय राजक वैश्विक प्रणाली में संप्रभु राज्यों के बीच अंतः क्रियाओं पर केंद्रित होती हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो प्राकृतिक होती है ना, यानी जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो नेचर होता है, ये बहुआयामी और गतिशील होती है। यानी बहुत मात्रा में, मतलब एक देश दूसरे देश से मिलना ही चाहता है, अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना ही चाहता है कि उन दोनों देशों के बीच में गतिशील होती रहे या बनी रहे। ठीक है, जो प्राय राजक वैश्विक प्रणाली में संप्रभु राज्यों के बीच अंतः क्रियाओं पर केंद्रित करते हैं, यानी उनके कामों पे भी ज्यादा अधिक मात्रा में केंद्रित किया जाता है, तब जाकर के एक देश का दूसरे देश से रिलेशन बनता है। अगर कोई देश हमें कुछ देता है, सौंपता है, तो क्या हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जब अगर किसी कारण एक देश तकलीफ में है, जब उसका हम मदद करेंगे, तब तो आने वाले समय में वो हमारी मदद करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। लेकिन इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और बहुराष्ट्रीय निगमों जैसे गैर राज्य अभिनेताओं को भी शामिल किया गया है। उसे ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध का स्वरूप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, यथार्थवाद से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन्ड बाय रियलिज्म? क्वेश्चन बोला गया है कि रियलिज्म क्या होता है प्यारे बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक दृष्टिकोण है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रतिस्पर्धात्मक और संघर्षपूर्ण पक्ष पर जोर देता है। ये राज्यों के बीच युद्ध और संघर्ष के अन्य रूपों को खत्म करने की संभावना के बारे में निराशावादी बताता है। देखिए, रियलिज्म बोलने का मतलब क्या होता है? किसी का भी रियलिटी। अगर आप रियलिटी जान जाओगे ना, तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी। सच्चाई जब पता चल जाएगी तो उसका पक्ष तक जाने का रास्ता मिल जाएगा, है कि नहीं? तो वही बताया कि यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक दृष्टिकोण है, यानी देखने का नजरिया है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रतिस्पर्धा और संघर्षपूर्ण पक्ष पर जोर देता है। देखिए, किस पे जोर देता है? प्रतिस्पर्धात्मक और संघर्षपूर्ण पक्ष पर जोर देता है, जिसकी वजह से एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में युद्ध ना हो, संघर्ष के अन्य रूपों को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करता है, यानी करने की संभावना के बारे में निराशवादी है। उसे ही हम लोग यथार्थवाद कहते हैं। नेक्स्ट, यथार्थवाद सिद्धांत के विशेषता क्या है? देखिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलिज्म? रियलिज्म का नेचर क्या होता है? तो 4 नेचर बताया गया है, 5 बताया गया। अब देख सकते हैं, पहला अराजकता और राज्य के केंद्रित सिद्धांत, दूसरा स्वार्थ और शक्ति, तीसरा शक्ति संतुलन, चौथा ऐतिहासिक जड़ें और पांचवा राजनीतिक शक्ति और सैन्य बल। क्वेश्चन नंबर 8, हंस मॉर्गनथाउ ने यथार्थवाद की परिभाषा किस रूप में दी है? हाउ डिड द हंस मॉर्गनथाउ डिफाइन रियलिज्म? आपको पता है प्यारे बच्चों, हंस मॉर्गनथाउ कौन है? नहीं ना? कमेंट करके बताएं कि हंस मॉर्गनथाउ कौन है। आप सभी को मजा नहीं आ रहा है यार? मजा आना चाहिए, क्लास हो रहा है पॉलिटिकल साइंस का, इतनी आसानी से तो मिलती नहीं है, मजा कीजिए। ठीक है, चलिए। राजनीतिक यथार्थवाद का मानना है कि सामान्य समाज की तरह राजनीतिक भी मानव स्वभाव में निहित वस्तुनिष्ठ नियमों द्वारा संचालित सरकार है। कितनी अच्छी बात बताएं हंस मॉर्गनथाउ ने यथार्थवाद के बारे में। देखिए, राजनीतिक यथार्थवाद जो होता है, पॉलिटिकल रियलिज्म का मानना यह है कि सामान्य समाज की तरह, यानी नॉर्मल समाज, यानी एक सोसाइटी जिसमें राजनीतिक की मानव स्वभाव, जिसमें मानव जो स्वभाव होता है ना, लोगों का जो स्वभाव होता है, बिहेवियर होता है, वो निहित वस्तुनिष्ठ नियम के जैसा होता है। ठीक है, यानी उन लोगों का स्वभाव भी किसी नियम से कम नहीं होता है, उस नियम को ही, नियम के द्वारा ही संचालित सरकार है। उसे ही हम लोग रियलिज्म का, मॉर्गनथाउ ने उसे ही रियलिज्म कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यथार्थवादी सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वानों का नाम बताइए। देखिए, नेम द स्कॉलर हु सपोर्टेड द रियलिस्ट थ्योरी। रियलिस्ट थ्योरी के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का नाम, या रियलिस्ट थ्योरी को सपोर्ट करने वाले साइंटिस्ट का नाम बताना है। ठीक है, तो कौन कौन है बच्चों? मैकियावेली है। अब मैकियावेली तो जानते हैं कौन है, मैकियावेली कौन है? कमेंट करके बताएं, नहीं तो मेरे मुंशी जी बता देंगे और मुझे भी पता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं आपको कितना पता है मेरे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से आप कमेंट करके बता दो कि मैकियावेली कौन है।
थॉमस हॉब्स, जीन जैक्स रूसो और मैक्स वेबर। यहाँ भी कॉमा है, ठीक है प्यारे बच्चों। जीन जैक्स अलग साइंटिस्ट है और ये रूसो भी अलग साइंटिस्ट है, और मैक्स वेबर। एंड प्यारे बच्चों, आज का पार्ट 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। यथार्थवाद की किन्हीं 2 विशेषता का उल्लेख कीजिए, यानी मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ रियलिज्म। मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ रियलिज्म। तो पहला है मनुष्य और उसके अस्तित्व पर केंद्रित आंदोलन। दूसरा, वास्तविकता को पुनः प्रस्तुत करने की आकांक्षा। अब जानते कि नहीं रियल क्या होता है? रियल का मतलब रियलिटी होती है, रियलिटी बोल तो सच्चाई होती है। अब बता दो, मनुष्य और उसके अस्तित्व पर केंद्रित आंदोलन। जो मनुष्य है या जो उसका अस्तित्व है उस पर केंद्रित होने में उसे क्या दिक्कत है? तो वही तो बोला गया, केंद्रित आंदोलन। दूसरा बोला गया वास्तविकता को पुनः प्रस्तुत करने की आकांक्षा। जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, वो लोगों के सामने लाने में क्या दिक्कत है? वही होता है रियलिटी। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम सभी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 यानी अगले वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। ठीक है, मिलते हैं हम सभी अगले वीडियो में। जय हिंद।